हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपुल कुमार पांडे, विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुबह में 7 बजे लाइव होने का प्रयास किया, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हम लाइव नहीं हो पाए, तो मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूं। सर, शुरुआत ही आप गलतियों से कर रहे हैं। जी हाँ, एनटीपीसी 2025 में पूछे गए ग्रेजुएट लेवल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं तो आरआरबी एनटीपीसी से ये कहना चाहता हूं भाई कि सुधर जाओ। आरआरबी नहीं, बच्चे जिस दिन अपने क्रोधित अवस्था में आएंगे तो न रहेगी संस्थान और न रहेगा पूरा एग्जाम का सिस्टम, क्योंकि छात्र संघ की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अब बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने खिलवाड़ ही किया है, बच्चों के जीवन के साथ पूरा सत्यानाश कर दिया है। क्या सत्यानाश किया है कि इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। 47 शिफ्ट में आपने इतने क्वेश्चन गलत किए हैं, वो भी टाइपिंग एरर। आपके पास ऐसा कोई टाइपिस्ट सही से नहीं है जिसको करेक्शन करके ला सकें। हम लोग अकेले पढ़ाते हैं, उसमें टाइपिस्ट दो दो बैठे रहते हैं। हम लोग अपनी क्लास के लिए इतना सिक्योर क्वेश्चन, एक एक मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम लगातार मेहनत करते हैं। क्या आप नहीं मेहनत कर सकते हैं? बच्चे 2-2 साल 3-3 साल से मेहनत करते हैं और आप कम से कम 4 से 5 टाइपिस्ट लगा दीजिए और उसके करेक्शन के लिए भी 8 से 10 की टीम बैठा दीजिए। क्या दिक्कत है? 5 से 6 महीने में सब एकदम करेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लेकिन नहीं, आपको तो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। ठीक है, वो विषय नहीं है आज, ये विषय नहीं है आज। विषय है इन सब क्वेश्चन को पहले करवा दे, फिर उसके बाद 43 शिफ्ट के सभी क्वेश्चन कराएंगे। 47 शिफ्ट के सभी क्वेश्चन हम कहाँ कराएंगे? इसी चैनल पर सुबह 7 बजे लाइव, सुबह 7 बजे लाइव चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप इसका नोट्स पीडीएफ और विद प्रूफ आप इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन पा सकें। ओके, चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही भाई, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो आपका ही काम है। तो सभी रॉन्ग क्वेश्चन का आज हम कलेक्शन सॉल्यूशन करेंगे, और आप इसका लाभ इस तरीके से ले सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल पर जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, अगर ऐसे क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ भी गलतियां की गई हैं, जो कि 7 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके निगाह में सबसे ज्यादा रहा, जिसकी त्रुटि बच्चों ने सबसे ज्यादा भेजी है कि 11 + 5 कर्ण 2 और 9 - 5 कर्ण 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। बच्चों ये ध्यान देना कि अगर a और b दो संख्याएं हैं तो इनका अगर मध्यानुपाती हम लिखना चाहें तो दोनों का गुणा करके अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, a और b दो संख्याएं हैं, उनका मध्यानुपाती अंडर रूट ab होगा। ठीक है, हाँ सर। तो अगर ये हम मान लें कि a है और ये b है, ठीक है, तो इनका मध्यानुपाती क्या होगा? 11 + 5 कर्ण में 2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 9 - 5 कर्ण में 2। ठीक है इसका मध्यानुपाती अंडर रूट के अंदर। अगर हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, 11 का गुणा 9 में करेंगे तो 11 × 9 = 99, 11 का 5 में करेंगे तो 11 × 5 = 55 ± 5 हो जाएगा, 55 कर्ण में 2। 5 का गुणा 9 में करेंगे, 9 × 5 = 45, 45 कर्ण में 2, प्लस माइनस माइनस, और 5 × 5 = 25 और √2 2 हो जाएगा, 25 दूना 50। आप सोचो 99 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। यहाँ -55 + 45 है तो -10 आ जाएगा। अब आप ध्यान से सोचो, ये कहीं ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने 7 √1 लिखा है, इसका मतलब ही होता है 7। भाई √1 का वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये पूर्णांक आ रहा है और ये कहीं से भी पूर्णांक नहीं आने वाला है। मान लीजिए अगर ये थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि इनकी थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी मान लेते हैं कि 11 जो सवाल होना चाहिए था, 11 + 5 कर्ण में 2,
अगर इस तरीके से है, और दूसरा होगा 11 माइनस 5 का ऋण 2। क्यों? ऐसा सेटिंग करने पे क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन जाता है। क्या है फार्मूला? कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस। अगर हम स्क्वायर की बात कर लें, अगर इनका स्क्वायर की बात कर लें, तो पहला a दिख रहा है 11 और b दिख रहा है 5 कणी में 2। तो 11 का अगर हम वर्क करते हैं, माइनस 5 कणी में 2 का वर्क कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यही होगी। तो 11 ग्रह 121 और 5 का 25 दूना 50 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 121 में से 50 घटाते भी हैं तो क्या पाएंगे? 50 और 21 71 पाएंगे, और 71 कोई अंडर रूट में होगा नहीं। हाँ, ये बात हो सकती थी, अगर ध्यान से समझें तो इसकी जगह पे करेक्ट करके, इसकी जगह पे करेक्ट करके ऐसा लिखा जा सकता था। क्या? कि अंडर रूट जो 7 बाहर लिखा हुआ है वो अंदर होना चाहिए था, 71, और यहाँ भी करेक्शन होता तब। लेकिन इतना ज़्यादा गड़बड़ी होने के नाते ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है पक्का। ठीक है, हाँ। आते हैं अब दूसरे सवाल पे। ये आया है 15/6/2025, टाइमिंग थी 12:45 से 2:15 वाले शिफ्ट में। दो धनात्मक संख्याओं a और b, दोनों a और b दोनों ही क्या हैं? धनात्मक हैं, जिसमें a का मान क्या है? b से बड़ा है। के वर्गों का योगफल, के वर्गों का योगफल उनके गुणनफल का 7 गुना है। वर्गों का योगफल क्या होता है? ये मान लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर इनके गुणनफल का क्या है? 7 गुना है। ठीक है, उनके वर्गों के बीच अंतर क्या होगा? वर्गों के बीच का अंतर का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी a बड़ा है b से, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखें। इसको क्या लिख सकते हैं? एक डिब्बा में a प्लस बी, दूसरे डिब्बा में a माइनस। बड़े प्यार से अगर हम यहाँ कह दें कि दोनों तरफ हम क्या करें? 2ab जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा 2ab जोड़ने पर, और यहाँ पे 9ab हो जाएगा, 9ab। तो हम a प्लस बी का मान क्या निकाल सकते हैं? वर्ग है तो यहाँ पे चला जाएगा अंडर रूट 9ab। ठीक है, इसी तरीके से a माइनस बी का मान क्या आ जाएगा? 2 घटा लेंगे, इसमें से 2 घटा लेंगे तो अंडर रूट 5ab आ जाएगा। बोलिए सही है? हाँ, तो अंडर रूट 9ab इसके सामने लिखेंगे तो 3 रूट ab लिख सकते हैं भाई, और इसको रूट 5 अलग लिखिए और रूट ab अलग। भाई अंडर रूट को अलग अलग लिखा जा सकता है, अंडर रूट 5 अलग हो जाएगा, अंडर रूट ab अलग हो जाएगा। आप सोचो, ये 3 और रूट 5 क्या हो जाएगा? 3 रूट 5, अंडर रूट ab और ab क्या हो जाएगा? ab। आप ये चीज यहां देख रहे हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, ऑप्शन सी यही सत्य भी है, येलो कलर में दिख रहा है ये, तो आपका ये सत्य है जो वहां दिया गया था क्वेश्चन में। लेकिन अब यहाँ पे पूरे पे अंडर रूल लगा हुआ है, जबकि इसका करेक्टेड फॉर्म होता है, क्या करेक्टेड फॉर्म होगा? कि 3 रूट 5 होगा, ए बी बाहर होगा रूट से, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये रूट पूरे पे लगा है। ये मत सोचिए कि हमारी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसे ही दिया गया था। तो इसमें करेक्शन अगर करना चाहेंगे तो ये ए बी के ऊपर रूट नहीं लगेगा बस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत था। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे 5832 का घन मूल निकालना है और 10,000 का फोर्थ रूट निकालना है, और इसको सरल करना है, कुल मिला के छोटा करना है। आइए देखते हैं। तो ये 5832 जो है वो 18 का घन है, इसका घनमूल 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 जीरो लगे हैं, और इसका अगर फोर्थ रूट निकालेंगे तो 10 निकल के आएगा, क्योंकि 1 जीरो, 4 जीरो का 1 जीरो। यहाँ से 5/24 और 78। अब आप काटना शुरू करिए, 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 4 से ये कटेगा, 4 9 36, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं भाई, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18 आ जाएगा। अब देखिए, 2 से ऊपर कटने वाले कोई नहीं है,
इसका मतलब जो भी आएगा वो दशमलव में आएगा, क्योंकि 10 से भाग देने पे तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन 2 से भाग देने पे कोई कटेगा नहीं, तो दशमलव में आएगा। जबकि ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, पूर्णांक के रूप में दिया गया है, पूर्णांक दिया गया है। इसका ऑप्शन दिया है, सही वाला जो आंसर दिया गया है वो 13 दिया गया है, जबकि ये पूर्णांक नहीं आएगा, ये दशमलव में आएगा। आप गुणा भाग कर लीजिए, ठीक है। आप काटना चाहे तो इससे भी काट लीजिए, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 से भाग देंगे, देख लीजिए, तो 9 तिरिक 27, 3 तिरिक का 9 2 11, 117/4, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 3 आया, 4 9 आई 36, 2 5। अब देखिए 29.25 आ रहा है, जबकि वहां पे 13 आ रहा है। ये भी नहीं कहा गया है कि लगभग बताइए, और लगभग वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, तो कुल मिला के ये सवाल गलत है। आइए आयु के सवाल को हम चेक करते हैं। एक आयु का सवाल आया था जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ए की वर्तमान आयु के 9 गुने और बी के वर्तमान आयु के 8 गुने का योग कितना है, 29 है। मतलब ए की वर्तमान आयु का 9 गुना अगर हम करते हैं और बी के वर्तमान आयु का 8 गुना, 8 गुना आप बी के वर्तमान आयु का, तो कितना है, 29 वर्ष है, ठीक है। बी की वर्तमान आयु का दुगुना, बी की वर्तमान आयु का दुगुना जो है वो किसके बराबर है, ए की वर्तमान आयु के दुगुने से 20 अधिक है। ए की वर्तमान आयु का दुगुने से 20 अधिक है, अधिक है तो प्लस लगाते हैं और कम होता तो माइनस लगाते हैं। मतलब यहां से बी बराबर क्या मिल जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो a + 10, जो बी की आयु होगी वो ए की आयु से 10 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। अब काम करते हैं, अब से 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा। तो पहले यहां से हम निकाल लेते हैं 9a और 8 का गुणा कर देंगे किसमें, a + 10 में। तो मेरे भाई आपका आंसर यहां से आ जाएगा 9a 8a और प्लस 80 बराबर 29, 9 8 17a बराबर 80 उधर जाएगा तो 29 माइनस 80 हो जाएगा, जो कि माइनस में आने लगा। क्या आया, क्या आया, माइनस में अगर हम 30 घटाते हैं तो 50 51 आ जाएगा, 51/17। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि माइनस में 3 आ जा रहा है, 17 3 51। क्या किसी की आयु माइनस में हो सकती है भाई? जन्म लेगा तब भी तो 1 वर्ष का होगा, 0 वर्ष से शुरू करते हैं भाई, 0 से माइनस में कैसे हो सकता है? क्या वो जब पेट में था तब से उसका कैलकुलेशन जारी हो गया क्या, और वो भी 3 साल पहले से ही? ठीक है, नहीं भाई, गलत है, एकदम गलत है। हाँ, इस क्वेश्चन को सही किया जा सकता था अगर ये आयु न देके आय दिया होता, आय, आय मतलब इनकम होता, तब बात बन सकती थी। लेकिन यहाँ सब वर्ष वगैरह में लिखा हुआ है, सब गलत है भाई, ये एकदम फर्जी है, ये आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि ये आयु ऋणात्मक आ रही है, ठीक है। आयु का एक सवाल और आया था, देखते हैं भाई, आयु से रिलेटेड एक सवाल और आया था, हाँ ये भी गलत था। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। मतलब जो राहुल की आयु है, यहाँ पे हम अगर राहुल की बात कर लें, आयु उसकी पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्री की आयु अगर हमारी x मानते हैं तो इसको 3x मान लेंगे, चलिए ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु, मतलब राहुल की आयु पुत्री की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक होगा। यानी अब से 8 वर्ष बाद अगर कहें तो 3x + 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 8। अब इनका कहना है कि उसकी आयु पुत्री की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। पुत्री की आयु का दुगना कीजिए और इसमें 5 और जोड़ दीजिए, तो जो आयु वो राहुल की आयु हो जाएगी। तो राहुल की वर्तमान आयु पूछी गई है, आइए देखते हैं। 3x + 8 बराबर 2x + 16 + 5। अगर घटाएंगे तो यहाँ से x आ जाएगा और 8 उधर जाएगा तो 8 बचेगा, 16 माइनस 8, 8 बचेगा, 8 5 13 आ जाएगा, यानी x का मान 13 आ गया। तो राहुल का क्या आ जाएगा एज भाई, राहुल का ही एज पूछा गया है, तो 3 गुना 13 आ जाएगा, तो 13 3 39 वर्ष। अब देखिए 39 वर्ष पहले ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन सही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि चौथा ऑप्शन सही है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे गलत हुए हैं,
मतलब गलत तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं, उन सभी प्रश्नों में सभी बच्चों को बराबर अंक मिलेंगे। तो ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा टीचरों ने इसके क्वेश्चन को, करेक्शन को गलत साबित किया है, और यही आप वीडियो आप पैचअप कर दीजिए, लगा दीजिए, आपका आंसर सही माना जाएगा और आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 39 वर्ष सही न देके 30 वर्ष सही दिया गया है, जो कि गलत है। राहुल की वर्तमान आयु पूछा गया है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था। अच्छा एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 797 है। वह धनराशि निकटतम रूप से ज्ञात कीजिए। यानी वह धनराशि पूछा जा रहा है जिनके बीच का अंतर इतना है। भाई मेरे यहाँ पे कॉमा होगा, ये बात आप याद रखना। ठीक है, दशमलव नहीं है। अब सोचिए कि जो फार्मूला था हमारा डिफरेंस का, D2 बराबर P ब्रैकेट में R/100 टू द पावर 2 साल के लिए है तो 2 होगा। ठीक है, R यहाँ रेट 16% दिया गया है, 16%, और ये 797 है। ठीक है, तो P 16/100 2 बार है तो 16/100 2 बार। ठीक है अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ से जो P का मान आएगा, वो दशमलव में आएगा। ठीक है, आप हल करिएगा, दशमलव में आएगा, P का मान दशमलव में आएगा, जो कि यहाँ दशमलव में दिया ही नहीं गया है। 31,133 दिया गया है। ठीक है, 31,133। ये मत सोचिए कि यहाँ पहले से दशमलव था सर, अभी कॉमा लगा दिए हैं। नहीं भाई, अगर आप खुद सोचिए कि 997 रुपये ब्याज का अंतर आ रहा है, तो क्या कभी 31.133 उसका मूलधन होगा? मूलधन इतना कम रहेगा और ब्याज का अंतर इतना ज्यादा आएगा 2 साल में? कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दशमलव में आएगा, जबकि ये दशमलव में आंसर नहीं आया है, तो ये भी सवाल गलत है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? अब इन अनुपात में सबसे बड़ा कौन है ये चेक करना है। तो पहली निगाह में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, पहले इसको छोटा करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 से काट दीजिए, या 2 से नहीं, 6 से कटेगा क्या? हाँ, 6 चौक 24 और 6 नवैया 54, 4:9। ये 2 से कटेगा नहीं, छोटा होगा नहीं। 28 वाले को चेक कर लीजिए। 6 चौक 24, 6 से कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 14 30, 4 से कटेगा, 4 सते 28, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 सते 28 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 चौका 60 होता है ना भाई। हाँ, ये तो कटेगा नहीं। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हम लगभग लिखें तो ये होगा 17 तिरिक 51, 17 तिरिक 51, 1:3 होगा। ठीक है, और ये 16 दूना 32, 16 तियां 48, ये भी 1:3 से ज्यादा है। ठीक है, 1:3 से ज्यादा है। तो आप ये सोचो, ये बड़े हैं, और ये देखिए 7 दूनी 14 लगभग 1:2 दिख रहा है लगभग, और 4 दूनी 8, ये भी लगभग 1:2 दिख रहा है। तो जिनका हर, आप सोचिए कि 1/2 बड़ा होता है कि 1/4? आप ऑब्वियस सी बात करते हैं, जिसका हर छोटा होता है, अगर अंश बराबर हैं तो जिसका हर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो हमको बड़े से मतलब है, तो बड़े में हमारे ये 1/3 बड़ा होगा कि 1/2? तो 1/2 वाले बड़े होंगे, तो ये 2 ऑप्शन चले जाएंगे भाई। यानी इन्हीं दोनों को केवल कंपेयर कर लीजिए बस। तो 4/9 दिख रहा है इधर पहला वाला, और ये 7/15 दिख रहा है भाई। अब इसमें चेक करना है कौन बड़ा है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको दो भिन्नों को तुलना करने का तरीका क्या है, 15 चौका 60, ऐसे तिरछा गुणा करते हैं भाई, 15 चौका 60 और 9 सत्ते 63। अब देखिए ये भिन्न बड़ा है 7/15 वाला, तो 7/15 वाला कौन है, ये है ऑप्शन। और जबकि आंसर में ये दिया गया था, तो ये रॉन्ग दिया गया था, ये गलत ऑप्शन में दिया गया था कि पहला ये 24/54 बड़ा है, जबकि 28/60 बड़ा है। ठीक है, सही आंसर तीसरा नंबर होना चाहिए, जबकि पहला नंबर इसका सही आंसर माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको जैसा दिया गया है उसके आधार पर अगर हम सॉल्व करें पहली बार में तो क्या होगा। और ऐसे एक दो नहीं, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसमें सब में गड़बड़ी की गई है। अगर लिखा गया है x + 1 बटा x बराबर 17, तो अगर हम x से x में भाग दे दें तो 1 आ जाएगा, और 1 में x से भाग देंगे तो 1 बटा x हो जाएगा बराबर 17। 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 बटा x बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे वर्ग की बात करें तो वर्ग किया जा रहा है, तो 1 बटा x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 256। तो मेरे भाई आपको यहाँ से भी इसको सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/x²। अब अगर देखिए 1/x² का मान तो 256 है, 1 + 256 कितना हो जाना चाहिए, 257। कितना, 257। अब 257 देखिए कहीं भी चारों ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, इसका आंसर सही दिया गया है 287। अब देखिए 287 आने का कोई चांस ही नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं रहे हैं, ऐसे देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आपको दिखेगा, हर शिफ्ट में लगभग लगभग घुमा घुमा के पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, इसमें भी यही गड़बड़ी की गई है। मैं बता रहा हूँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है भाई, बता रहा हूँ, घबराए नहीं, घबराए नहीं। अब ध्यान से देखिए, अगर जो हम लोग लगातार क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से न लिख के ऐसा लिखा जाता है कि x + 1/x, यानी x अलग रहेगा, ये वाला x अलग रहेगा और 1/x अलग रहेगा, 17। और यहां पर भी ये गड़बड़ी लिखी गई है, इसको ऐसे पूछना चाहिए कि x² + 1/x², इसका मान बता, ऐसा लिखना चाहिए था। आइए देखते हैं, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो x² + 1/x² + 2 आता है बराबर 17 का 289। अब अगर ये 2 उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 287 ही ना बचेगा, 287। अब ये ऑप्शन सही दिख रहा है, मतलब ये करेक्शन करने के बाद ये ऑप्शन सही दिखा, इसके पहले नहीं दिखा। ठीक है, तो ये गड़बड़ी थी कि इसमें एरर दिया गया है, खासतौर से बटे को लिखने में, यानी ये टाइपिंग एरर माना जा सकता है, इसको हम टाइपिंग एरर मान सकते हैं। चलिए ये पास पास वाले हैं, इनको भी कर लेते हैं। अगर इसको भी हम इस तरीके से करेक्शन करके लिखते हैं कि x + 1/x बराबर 33, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x² + 1/x² + 2 बराबर 33 का वर्ग कितना होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 3 त्रिका 9 1 10, 1089। 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1087। अब देखिए 1087 आंसर सही बन जाएगा अगर हम यहाँ पे करेक्शन करेंगे तो। ठीक है, हाँ, तो कहानी यही है, क्वेश्चन ऐसा करना। अच्छा, हम लोग यहाँ पे इतने पेपर होने के इतने दिन बाद उसका एनालिसिस करके एक एक चीज बता रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है और वो इन सब क्वेश्चन को देख रहा है और उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, कोई आंसर 4 के चारों ऑप्शन में मिल नहीं रहे हैं, मतलब गड़बड़ी आपकी है भाई, आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो। तो मुझे एक बात याद आती है, एक गाना याद आता है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। जब सोल्यूशन मिला तो देखिए, सोल्यूशन तो मिला, जब सोल्यूशन मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, अब क्वेश्चन ही क्या है पता ही नहीं, यानी क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। तो एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल 2025 में जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको मैं पहले ही करा दे रहा हूं, खासतौर से इस बात को लेके कि बच्चे पेपर जब हम सॉल्यूशन कराने लगे तो उस समय में फिर से ये ना बोले कि सर आप गलती कर रहे हैं, तो इसलिए गलत गलत वाली चीजें सब पहले ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, उस समय बाद में मिलेंगे। ओके, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य उसके प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, ठीक है, तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर मैं कहूं कि
क्रय मूल्य उसका सीपी है और उसका विक्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये है एसपी। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी इसके प्रारंभिक मूल्य को 2 गुना कर दें, यानी 200 कर दें। ठीक है, बाद में उसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दें, तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। तो जो पहले लाभ होता था, मान लीजिए पहले लाभ होता था पी का प्रॉफिट होता था, तो अब लाभ क्या हो गया है, प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना, यानी अब लाभ 10 पी होने लगा। अब आप सोचिए, ये जो दोनों का डिफरेंस है पी और 10 पी का जो डिफरेंस है, यानी 9 पी, 9 पी किसके बराबर हो गया, यहां से 100 के बराबर हो गया, जो इनका डिफरेंस है। ठीक है, अब 9 पी 100 के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे 9 पी रहा होगा, यहाँ पे 9 पी रहा होगा, 100 की वैल्यू 9 पी, तो 9 पी में से पी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पी। कितना, 8 पी। अब पी का प्रॉफिट हो रहा है 8 पी पे, पी का प्रॉफिट हो रहा है 8 पी पे, तो 100 पे कितना होगा, यही तो परसेंटेज प्रॉफिट है, प्रतिशत प्रॉफिट, और यही लाभ ही पूछा गया भाई। पी से पी कैंसिल, 1/8 का मतलब है 12 सही 1/2%, 12.5%। तो ये क्वेश्चन सही था भाई, आप लोग इसको भी लिख के भेजे थे कि ये क्वेश्चन गलत है, नहीं ये क्वेश्चन गलत नहीं था, ये सही था। ठीक है, आपके करने का तरीका गलत हो सकता है। ओके, ये सवाल देखिए, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज के उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 31,900 रुपये है। ठीक है, अब ध्यान से सोचिए, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है, तो 3 बातें हुई। निर्माता, पहले निर्माता था, निर्माता ने किसको बेचा, थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता किसको बेचा, विक्रेता खुदरा विक्रेता को लीजिए, और खुदरा विक्रेता किसको बेचा, कस्टमर को, लास्ट में कस्टमर को। अब कस्टमर को कितने का पड़ा, 31,900, 31,900 को कस्टमर को पड़ा। अब सोचिए पहले, हाँ उत्पादन लागत क्या है, यहां पे हम मान लेते हैं कि यहां पे उत्पादन लागत क्या रहा होगा, एक्स, कितने का लिया है, 10% का प्रॉफिट लिया है, 110/100। अब अगर 15% का लिया है तो 115/100, फिर उसके बाद 25% का लाभ लिया है तो कितना हो जाएगा, 125/100। अब सोचिए, ये लाभ लेते लेते लास्ट में कस्टमर तक पहुंचेंगे कि नहीं, कस्टमर के लिए 31,900 का पड़ेगा। काटा पीटी मचाना शुरू कर दीजिए, अगर आप करते हो तो 5 बार में, 25 से 4 बार में, और 4 से ऊपर कटने वाला कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो x का मान आएगा वो किस में आएगा, दशमलव में आएगा, पक्का है, जब कट नहीं रहा है तो दशमलव में ही आएगा। और जो कि चारों ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है दशमलव में, वो भी 20,000 पूर्णांक के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन इस रूप से भी गलत है, क्योंकि इसका लगभग मान भी नहीं कहा गया है कि यहाँ पे लिखा होता है लगभग मान बता दीजिए, तो ये आएगा लगभग 20,000 से प्लस में आएगा, कुछ 100 समथिंग। ठीक है, तो दशमलव में आएगा, नहीं दशमलव में नहीं आएगा, ये पूर्णांक में ही आएगा, लेकिन ये लगभग 20,176 के आसपास आएगा। और जबकि ये लगभग में दिया होता तो 20,000 हम लगभग लिख देते, 100वें स्थान तक अगर हम हटाना है तो हटा सकते हैं भाई, जहां 20,000 की बात हो रही है वहां 100-200 की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इस लहजे से ये भी क्वेश्चन गलत है कि भाई ये एक औसत का क्वेश्चन है, और औसत के सवाल में भी देखिए किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, उसको भी समझते हैं। 10 लड़कों का औसत वजन 70 केजी है, क्या है, 70 केजी है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 54 केजी को 44 केजी के रूप में पढ़ा गया। मतलब कितना कम पढ़ा गया, 54 केजी था लेकिन उसको पढ़ा कितना गया,
10 कम पढ़ा गया तो हम 10 बढ़ा के रखेंगे, लेकिन किसके? 2 स्थानों पर। तो 2 स्थानों पर 10 kg बढ़ा कर लिखेंगे, ठीक है, प्लस में रखेंगे। अच्छा, बढ़ाना पड़ेगा। एक स्थान पर वजन 35 से क्या लिया गया है? 40 लिया गया है, यानी 35 kg की जगह पे क्या ले लिया गया है? 40 kg। 5 kg ज्यादा ले लिया गया है, तो 5 kg कम करना पड़ेगा एक स्थान पर। और ये कटेगा तो कितने में बटेगा? 10 में बटेगा, 10 लोगों में बटेगा भाई। तो 10 दूना 20, 5 बटे 10, यानी 1.5 बढ़ा कर लिखना पड़ेगा। तो 70 में 1.5 बढ़ा के लिखेंगे, 70 में 1.5 क्या करेंगे? बढ़ा कर लिखेंगे, तो कितना होगा? 71.5। तो ये सही आंसर है बच्चे। इसके लिए भी कह रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, डेविएशन मेथड से यानी विचलन विधि से इसको हल किया जा सकता है बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। ओके, हाँ, ये सवाल आप चेक करिए कि एक नाव को धारा की दिशा में 32.3 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर जाने के लिए 83 मिनट लगते हैं। मिनट को अगर हम घंटे में बदले तो 60 से गुणा कर देंगे। तो क्या है? एक नाव को धारा की दिशा में जाना है। अगर हम इसकी दिशा में अगर हम मान लें कि ये 8:5 में दिया गया है यहाँ पे, तो अगर हम इसको x माने तो x बराबर 8 के टाइप से मान लीजिए, और y बराबर क्या मान लीजिए? 5 के टाइप से। तो क्या बन जाएगा? 8 और 5 13 के, क्या 13 के। तो यहाँ के का मान आ जाएगा, अगर हम 1 0 हटा दे दशमलव से, और कटने का 83 से कट रहा है क्या? 8 चौक 32, 3 चौक 12, 4 बार में कट रहा है पूरा, 4 बार में। 3 चौक 24/13 आ जाएगा, 24/13 आ जाएगा। इसका मतलब यक्स का मान क्या आ जाएगा? यक्स बराबर आ जाएगा 24/13 गुना 8, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192/13। और वाई का मान आ जाएगा 24/13 गुना 5, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 2 12, 120/13 आ जाएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर में, 43.1 किलोमीटर विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में दूरी बटा चाल, चाल क्या होता है? कम होता है, घटाया जाता है। तो इनका अंतर देख लीजिए, अगर हम 192 में से 120 को घटाते हैं कितना आएगा? 70, 70/13, यानी 70 यहाँ आ जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा। प्लस समय निकाल रहे हैं तो धारा की दिशा में 55.9 बटा, अब दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ दीजिए, 2 आ जाएगा, 9 2 11 और 1 1 2 1 3, 312 गुणित, अब यहाँ 13 ऊपर चला जाएगा। आप चाहो तो 13 को कॉमन ले सकते हो। अब जो भी आना चाहिए वो 13 का गुणज आना चाहिए। देखिए अब ये आंसर दिया गया है 2.5, यहाँ देखिए 13 दिख रहा है, यहाँ भी 13 दिख रहा है, तो जो समय आएगा वो 13 का गुणज होगा। तो 2.5 कभी भी 13 का गुणज नहीं होता। और देखिए 13 चौका 52, 13 पचे 65, कोई भी नहीं 13 का गुणज दिख रहा है। तो इसका मतलब पक्का है। आप कैलकुलेशन करके यहाँ से देख लेना भाई, यहाँ पे आप देख लेना, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये नहीं आएगा। तो ये भी सवाल इस रूप से गलत है क्योंकि 13 का गुणज नहीं दिख रहा है। ये एक सवाल पूछा गया था जिसके बारे में आपसे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है। एक तरीके से कंट्रोवर्सी किस बात को लेके है सर? इस बात को लेके है कि ये सही है कि गलत है कि नहीं है। तो आइए इसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं क्या दिया गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है मेरे भाई, आप बताओ सही से। हाँ, और BC पैरेलल टू AD है। चलिए वो बात की बात है, यहाँ विकर्ण की बात कही गई है, विकर्ण की बात कही गई है ना, विकर्ण निकालने की बात कही गई है। ACB, रुकिए पहले बना लिया जाए। BC पैरेलल टू AD है, यानी ABCD,
तो देखिए BC पैरेलल टू क्या है, AD है। ओके, AC बराबर CD है। AC, A से C को मिला दीजिए, और ये कह रहे हैं कि ये AC बराबर है किसके, CD के। सही है। यदि ABC 13 है, ABC 13 है, ये 13 डिग्री है। और क्या दिया गया है, BAC 164 है, BAC यानी ये कोण 164 डिग्री दी। अच्छा, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इन दोनों का जोड़, ये पूरा कोण कौन सा, BAD और ABC का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। तो हम ये कहें कि अगर ये x है मान लीजिए, तो 164 में x जोड़ने पर और 13 जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस, ये जो जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 1 7, 177। तो कितना मिला x, 3 डिग्री मिला। कितना, 3 डिग्री। मान लीजिए 3 डिग्री है। अब इस त्रिभुज ACD में अगर हम देख रहे हैं, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ये अगर 3 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 3 डिग्री होगा। बोलिए हाँ, क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो उनके सम्मुख कोण 3 और 3 ये बराबर हो जाए। अब आप सोचो, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 3 और 3 ये हो गए 6, तो ये पक्का है कितना हो गया, 174 हो गया। कितना, 174। भाई तीनों का जोड़ 180 अंश आना चाहिए, 174। सही आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, जबकि सही आंसर आपके आंसर की में ये दिया गया है, 164 दिया गया। तो ये तो संभव है नहीं भाई। ठीक है, तो 164 डिग्री संभव नहीं है। क्या होगा, 174 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हर एक चीज समझ समझ के बात करनी है कि हाँ ये किस कारण गलत है। लेकिन सोचिए, आप आसान तरीके से यहां से समझ रहे हो, जो एग्जाम देने गया हो उसकी हालत क्या रही होगी, उसी की गड़बड़ी है। पाइप ए अकेले एक खाली टंकी को 26 घंटे में भर सकता है, जबकि बी 36 घंटे में भर सकता है। दोनों एक साथ चालू कर दिए जाए तो टंकी का आधा भाग भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। अगर मैं कहूं कि पूरा समय लेने की बात कहें, तो अगर x y की बात करते हैं ना, ये x घंटे में भर सकता है, ये y घंटे में भर सकता है, तो दोनों कितने में, कितने में। अगर हम कहें कि a x घंटे में भर सकता है, b y घंटे में भर सकता है, तो a प्लस बी कितने घंटे में भरता है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। याद आया, हाँ सर। तो इनका समय होगा 26 गुना 36 बटे 26 और 36 को जोड़ दीजिए, 6 6 12, 3 और 2 5 और 1 6, 62 हो जाएगा। और आधा ही काम करना है तो समय भी आधा लगेगा। ठीक है भाई, पूरा काम करने लगते तो पूरा समय लगता, आधा काम कर रहे हैं तो आधा ही समय लगेगा। तो 2 से काटिए, 2 से काट दीजिए 13 बार में, और 2 से आप काटना चाहते हैं तो 31 कर दीजिए, इसको 18 कर दीजिए। अब सोचिए, 31 से कटने वाली ऊपर कोई संख्या नहीं है। हाँ ठीक है, 18 त्रिक्का 54, 18 एक्का 18 और 5 23 बटा 31, 3 सत्ते 21, 7 बार में लगभग जा रहा है, तो 3 सत्ते 21, 7 सही, 3 सत्ते 21, 227 होगा, 3 4 7, 7 सही, 7 बटे 31 आएगा, 7 सही 7 बटे 31 आएगा, सॉरी 17 से, हाँ 7 सही 17 बटा 31। ठीक है, 7 सही 17 बटा 31 आएगा। अब देखिए 7 सही कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये जो सही दिया गया है उसमें देखिए नीचे 21 दिया गया है, जबकि 21 ना होके इसको होना चाहिए 7 सही 17 बटा 31, ये होना चाहिए, यानी 21 की जगह पे 31 होना चाहिए था। ठीक है, हाँ तो ये सवाल इस लहजे से भी गलत है। आइए इस सवाल पे चलते हैं। 3D का क्वेश्चन पूछा गया है, मेंसुरेशन में 3D का। क्या, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतनी दी गई है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए, विकर्ण की लंबाई।
ठीक है। अगर विकर्ण की लंबाई हम कहें, डायगोनल की लंबाई, तो होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB BH HL। ठीक है। और यही आपके सामने दिया गया है 1488। आप चाहो तो 2 से काट दो, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 744। LB 7096, B 98, HL 70, H बराबर 744। 9 7 16, 166 H बराबर 777। 777 में से 744 में से घटा लीजिए, 42, 42 और 9 सत्ते 63, 63 4 67। अब देखिए ये माइनस में आने लगा, यानी यहाँ माइनस में आने लगा। आप सोचिए कि क्या एच की वैल्यू कभी भी निगेटिव वैल्यू देगा? यानी किसी भी आकृति की बात करें, किसी भी आकृति की बात करें, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, ठीक है, वृत्त हो, किसी भी आकृति का माप कभी भी ऋणात्मक नहीं आती। कभी भी हमको सॉल्व करते वक्त ऋणात्मक आ जाती है तो उसको हम अमान्य लिख के बचपन में छोड़े थे, यानी कक्षा 9 7 8 में अगर हम पढ़े थे तो उसमें जब भी माइनस में आ जाता था तो सर जी कहते थे कि ये वैल्यू अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि किसी भी आकृति की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी गलत प्रश्न थे उन सभी को हमने आज करवाया आपके सामने, और इसका प्रूफ के साथ। तो मैं फिर से कहूँगा, आरआरबी से भी रिक्वेस्ट करूँगा इस तरीके से एज ए टीचर कि बच्चों का सत्यानाश न करें जीवन में। अगली परीक्षा में जो कि 7 अगस्त से अंडर ग्रेजुएट एग्जाम एनटीपीसी का कराने जा रहे हैं, उसके पेपर की अच्छे से तैयारी करवा लीजिए, अच्छे से करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि बच्चे के पास ऑनलाइन एग्जाम में थोड़ा सा भी समय नहीं होता। खास तौर से समय आप कम करते चले जा रहे हो, क्वेश्चन बढ़ाते चले जा रहे हो और गलत क्वेश्चन देते चले जा रहे हो। बच्चा आप सोचिए एक क्वेश्चन के पीछे कितना समय बर्बाद करेगा। वो अपना समय भी बर्बाद करता है, अगले क्वेश्चन का भी समय खा जाता है अगर वो गलत है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न कीजिए। आगे आने वाले भविष्य के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये गलतियां दोबारा न हो। ठीक है, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, और बाकी रिक्वेस्ट अभी कर रहे हैं, बाकी बाद में हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप नहीं मानोगे तो हमारे पास दोनों चीजें हैं। ठीक है, परशुराम के हैं, संतत के हैं हम लोग भाई, और एक हाथ में शस्त्र लेते हैं तो एक हाथ में शास्त्र भी लेते हैं, दोनों लेके चलते हैं। शास्त्र और शस्त्र दोनों लेके चलते हैं। शास्त्र से बच्चों को सिखा रहे हैं चीजों को, ज्ञान जो भी ईश्वर ने दिया है उसको नॉलेज आपको डिलीवर कर रहे हैं, और अगर वो चीजें सही नहीं आप इधर उधर करते हो, गलत करते हो, तो शस्त्र भी हमारे पास है, दंड देने के लिए भी अधिकार है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए ऐसी अवस्थाएं न आए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और मिलते हैं कल से सुबह 7 बजे। एक एक क्वेश्चन को लाइन से 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरा सोल्यूशन देंगे। एनटीपीसी 2025 के 47 शिफ्टों का लगभग 1300-1400 सवाल है, डेली लगभग 20-25 क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, ठीक है।